तभी उनके दोनों के फ़ोन बजे। आरव के फ़ोन पर शिल्पी कॉल कर रही थी, वहीं स्वरा को धर्म फ़ोन कर रहे थे। हेलो पापा, स्वरा ने कहा तो धर्म बोले, बेटा खुशखबरी है। समधी जी का फ़ोन आया था, वो सुबह तुम्हारी कुंडली लेकर गए थे। 36 गुणों में से 32 गुण मेल खा रहे हैं। उन्होंने पंडित जी से कहकर शादी की तारीख निकलवाई है। 10 दिन के बाद शुभ मुहूर्त है बेटा। आज से ठीक 10 दिन बाद तेरी डोली उठेगी इस घर से। मैं बहुत खुश हूँ बेटा। आते वक्त मिठाई का डिब्बा लेते हुए आना। घर आ घर आ जाओ जल्दी, कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। उसने आरव की तरफ देखा, जो फ़ोन कानों से लगाए शिल्पी की बात सुन रहा था। कुछ पलों बाद फ़ोन साइड में रखकर बोला, 10 दिन बाद हमारी शादी है। सरा ने उसकी बात ख़त्म की और दोनों एक दूसरे को थका हुआ एक्सप्रेशन दिया और दोनों ही चाय पर फोकस करने लगे। अपनी चाय ख़त्म कर बैग उठाते हुए सरा बोली, ख़त्म, टाटा बाय बाय। उसके कहने पर आरव उसे देखने लगा, जैसे कह रहा हो, क्या क्या मतलब? चाय खत्म तो अब टाटा बाय बाय। कल ऑफिस खत्म होने के बाद बात करेंगे, अभी मुझे नींद आ रही है, स्वरा ने कहा। तो आरव बोला, चाय पीने के बाद लोगों की नींद उड़ जाती है और तुम्हें सोना है। हाँ, नींद उड़ती है चाय पीने से, पर जो हो रहा है ना, उसमें मेरे साथ उल्टा हो रहा है। एक काम करिए, आप भी घर जाके सो जाइए। बाय कहकर सौरा वहां से चली गई। आरव भी कुछ देर बाद घर चला गया। जब सौरा घर पहुंची तब वो धर्म के पास गई। रास्ते में उसने सोच लिया था कि वो पापा को सब सच बताएगी और कहेगी कि कोई भी बहाना बनाकर रिश्ता रोक दें। इस बारे में उसने आरव से बात की थी फ़ोन पर। तब उसने कहा, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, कहकर फ़ोन काट दिया। जैसे ही स्वरा ने बात करने के लिए मुंह खोला तो धर्म बोले, मैं बहुत खुश हूँ बेटा तेरे लिए। मुझे हमेशा से चिंता थी कि मेरे बाद क्या होगा तेरा। अब मैं चिंता से मुक्त हो गया हूँ। इस खुशी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। उनके चेहरे पर खुशी और चमक साफ देख पा रही थी वो। उन्हें इतना खुश देख स्वरा में कुछ बोला ही नहीं गया। सोने का बहाना करके स्वरा रूम में गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आरव को फ़ोन किया। हेलो आरव, बोला तो किया भरते हुए स्वरा बोली, सॉरी सर, मैं कुछ नहीं बोल पाई। वो इस रिश्ते को लेकर बहुत खुश हैं। उन्हें इतना खुश देखकर मैं कुछ नहीं बोल पाई, कहते हुए स्वरा रोने लगी। हे स्वरा, प्लीज़ डोंट क्राई। रोना बंद करो। नहीं कर पाई तो कोई बात नहीं, कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। प्लीज़ तुम रोना नहीं, आरव ने चिंता भरे स्वर में कहा। तो स्वरा ने हम कहा और फ़ोन कट कर दिया। स्वरा की रोती आवाज़ अभी भी आरव के कानों में गूंज रही थी। उससे रहा नहीं गया तो वो स्वरा के घर के पास गया और फिर चोरी से स्वरा के घर में घुस गया। छुपते हुए वो स्वरा के रूम में पहुंचा। तभी दरवाजे की आवाज़ आई तो आरव अलमारी के पीछे आड़ में छुप गया। रमा कमरे के अंदर आई और फोन को कान से लगाते हुए और बोली, देखो रामू, तुम ऐसा ना करो, कल परसों यहाँ आ जाओ और इस कलमुही को साथ ले जाओ। अगर कोई पूछेगा तो कह दूंगी कि किसी लड़के के साथ भाग गई। अरे हाँ हाँ, जैसा चाहो वैसा करो, रानी बनाकर सिर पर चढ़ा लो या पैरों तले रौंद दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस पैसा चाहिए और कुछ नहीं। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। पहले पूरी रकम दे देना, फिर ले जाना इसे, वरना और भी पैसे वाले पड़े हैं इसकी जवानी के लिए, कहते हुए रमा मुस्कुराने लगी। आरव ने जब उसकी बात सुनी, उसकी भौहें तन गईं, पर कठोर भाव उभर आए। चेहरा गुस्से से भर चुका था, पर खुद को कंट्रोल करते हुए वो वहीं पर रहा। रमा के जाने के बाद वो बाहर निकलकर स्वरा के बिस्तर के पास आया। बिस्तर पर सोई स्वरा ने करवट ली और आरव की तरफ पीठ कर ली तो आरव दूसरी तरफ चला गया। उसके चेहरे को देखते हुए मन ही मन बोला, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। कोई हाथ नहीं लगा पाएगा तुम्हें, आई प्रॉमिस। कुछ वक्त वहीं बैठे रहने के बाद आरव चला गया। अगली सुबह स्वरा की आंख खुली। तैयार होकर अपने वक्त पर स्वरा ऑफिस पहुंची। आरव आया तो उसने देखा स्वरा बहुत परेशान है। उसे देख मन ही मन बोला, क्या हो गया है मेरी जान को, हमेशा खिलती मुस्कुराती मेरी स्वरा मुरझाए फूल की तरह रहती है। सब गलती मेरी है। सर कहाँ खो गए, मैनेजर ने कहा तो वो ना में सिर हिलाते हुए चला गया। आधे घंटे बाद आरव स्वरा से बात करने के लिए उसके कैबिन में गया। कई बार आवाज़ लगाने के बाद भी स्वरा ने उसकी बात पर रिएक्ट नहीं किया।
आरव ने जाकर उसका कंधा थपथपाया। अचानक से स्वरा खड़ी हुई और बोली, हाथ मत लगाना। ओ सॉरी। आरव ने कहा तो स्वरा ने उसे देखा और सिर हिलाते हुए बोली, सर आपको नहीं कहा। वो मैं मतलब वो मैंने आपको नहीं कहा ऐसा। क्या हुआ है स्वरा, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कहते हुए आरव का ध्यान स्वरा के हाथ पर गया, जिस पर हाथ जोर से पकड़ने के निशान था। उस निशान को देख आरव ने स्वरा से सवाल किया तो वो बोली, रास्ते में आते वक्त कुछ गुंडे छेड़ रहे थे, जबरदस्ती हाथ पकड़कर साथ ले जाने की बात कर रहे थे। स्वरा ने कहा तो आरव के चेहरे पर गुस्सा आ गया। फाइल रेडी रखो, 15 मिनट बाद मीटिंग है, कहकर आरव वहां से चला गया। दिन यूं ही बीत गया। स्वरा शादी और बाकी बातें आरव से करना चाहती थी, पर आरव ने घर जाने को कह दिया। आरव देख सकता था उसकी आंखों में डर, पर फिर भी उसे जाने को कहा। स्कूटी लेकर स्वरा निकल गई। उसी के पीछे पीछे आरव की कार चल रही थी। सुबह जिन लड़कों ने स्वरा को परेशान किया था, उन्होंने फिर से स्वरा का रास्ता रोका। उसने ध्यान नहीं दिया और जाने लगी तो एक लड़के ने उसका बैग उठाकर रास्ते पर फेंक दिया। स्वरा स्कूटी को साइड करके उतर गई और बैग उठाने लगी तो दूसरे लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, अरे जाने मन, तो क्या सोचा है मेरे बारे में? कब चलोगी? कहो तो रूम बुक कराऊं? उसकी बातें सुन स्वरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने नीचे नजरें कर लीं और हाथ पीछे खींचने लगी। तभी उसके कानों में आवाज़ पड़ी, नहीं स्वरा, आज अगर नजरें झुकाई तो आज का दिन याद कर हमेशा खुद को खुद की ही नज़रों में गिरा हुआ पाओगी। नजरें झुकाओ मत। इन्हीं आंखों में आंसू की जगह गुस्सा भरो। हाथ पीछे खींचने से नहीं, हाथ उठाने से इज्जत बचेगी। जितना डरोगी उतना लोग डराएंगे, कभी बाहर वाले तो कभी अपने। अंजाम जो भी हो, सही के लिए लड़ना सीखो। लड़ो स्वरा, जो भी होगा देखा जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आरव के शब्द सुनकर स्वरा ने नजरें उठाकर मुड़कर पीछे देखा तो अपने पीछे हाथ बांधे खड़ा आरव दिखा। आरव की बात याद कर स्वरा ने उस लड़के को देखा और फिर उसे उसकी बात याद आ गई। बात याद आते ही स्वरा ने अपना हाथ झटके से पीछे किया और उसी हाथ को घुमाकर एक थप्पड़ लड़के के गाल पर रसीद दिया। लड़का सीधे जमीन पर जा गिरा। स्वरा ने देखा गाल पर हाथ रखे लड़का दर्द में तड़पता हुआ जमीन पर गिरा हुआ उसे हैरानी से देख रहा था। स्वरा ने लड़के को देखा, फिर अपने हाथ को उसे जमीन पर गिरा देख स्वरा के फेस पर स्माइल आ गई। स्वरा के फेस पर क्यूट सी स्माइल देखकर आरव भी मुस्कुराने लगा। तभी जिस लड़के ने बैग फेंका था वो लड़का स्वरा की तरफ बढ़ा और उस पर हाथ उठा था। इससे पहले ही आरव आगे बढ़ा और स्वरा का हाथ पकड़कर उसकी हथेली पर अपनी हथेली रख मुट्ठी बनाकर लड़के के चेहरे पर मुक्का मार दिया। लड़का पीछे जा गिरा। स्वरा हैरानी से अपने हाथ को देख रही थी। आज कहाँ से पावर आ गई है मुझ में, वो खुद से बोली तो आरव उसे देखने लगा। तीसरा लड़का मारने आगे आया पर आरव ने उसे भी मुक्का जड़ दिया। एक एक करके सबको आरव ने धो दिया। स्वरा साइड में खड़ी बस इसी बात से खुश थी कि उसने एक लड़के को थप्पड़ दिया और अगले लड़के को मुक्का मार दिया। थोड़ी बहुत मार पिटाई के बाद सारे लड़के भाग गए। आरव ने स्वरा का गिरा हुआ बैग उठाया और स्वरा को देते हुए कहा, जरूरी नहीं हर मोड़ पर हर रास्ते पर कोई तुम्हारा साथ खड़ा हो। खुद की लड़ाई खुद लड़ना पड़ती है। इज्जत इज्जत बेशकीमती चीज है, उसके लिए किसी पर भी हाथ उठाना पड़े तो डरना नहीं। चलो घर जाओ। थैंक यू, स्वरा ने कहा तो आरव ने स्माइल दी और कार की तरफ जाने लगा। स्वरा भी अपनी स्कूटी के पास आई। कुछ ही पलों में दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। घर पहुंचकर आरव ने हॉल में सबको बैठा देखा तो उसने पूछा, क्या भाई, आज सब के सब साथ में बैठे हैं, क्या बात हो रही है? आपकी शादी की? शिल्पी ने कहा तो आरव सबके चेहरे देखने लगा। कल ऑफिस मत जाना, कल तुम्हारा तिलक है। ज्यादा बड़ा नहीं, बस घर के लोगों के बीच। कल तुम्हारी और स्वरा की अंगूठियां बदल दी जाएंगी और फिर 5 दिन बाद तुम्हारे शादी के फंक्शंस की शुरुआत हो जाएगी। उमेश ने कहा तो आरव की सांसें अटक गईं। मन ही मन वो बोला, कहाँ मैं शादी रोकने को लगा हूँ और कहाँ ये मुझे फंसा रहे हैं। तभी उसका फ़ोन बजा। फ़ोन की स्क्रीन देखी जहाँ स्वरा का नाम शो हो रहा था। वो फ़ोन उठाता इससे पहले ही शिल्पी ने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया और स्पीकर पर डालकर बोली, जी बोलिए भाभी। शिल्पी की आवाज़ सुन स्वरा के शब्द गले में ही अटक गए। स्वरा बेटा कैसी हो, दादी ने पूछा तो हिचकिचाते हुए स्वरा ने जवाब दिया, जी दादी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं और बाकी सब?
हम सब ठीक है भाभी, बस भैया का दिल ही नहीं लगता है आपके बिना। शिल्पी की बात सुन आरव और स्वरा का दिल धड़क उठा। पूछो तो, आपको भाई की याद आ रही है भाभी? शिल्पी ने स्वरा से बोला, पर स्वरा से बोला ही नहीं गया। जानकी बोली, क्यों छेड़ रही हो दोनों को? इसकी बातों पर ध्यान मत दो बेटा। और बताओ, घर पर सब कैसे हैं? कल की तैयारियां शुरू हो गई हैं? हाँ, वो थोड़ी बहुत तैयारी चल रही है। स्वरा ने पीछे मुड़कर देखा, जहां धर्म बैठे कल होने वाले तिलक की तैयारी कर रहे थे। क्या वहाँ आरव सर हैं? मुझे उनसे छोटा सा काम है, स्वरा ने कहा तो शिल्पी बोली, हाँ हाँ भाई भैया, हाँ हाँ भाभी भैया यहीं बैठे हैं। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आपका फोन आया और भैया यहाँ से हिले। उसकी बात सुनकर सब मुस्कुराने लगे और आरव उसे घूरने लगा। फिर बोला, बोलो स्वरा, सर आपकी कल मिस्टर मेहरा के साथ बहुत ज़रूरी मीटिंग है, तो कल अगर तिलक का फंक्शन होता है तो आप मीटिंग करेंगे या नहीं? बता दीजिए, क्योंकि अभी अभी मिस्टर मेहरा की सेक्रेटरी का फ़ोन आया था। तो स्वरा ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और आरव के कुछ भी कहने से पहले उमेश बोले, स्वरा बेटा, कल की जितनी भी मीटिंग की उन्हें कैंसिल कर दो और तुम भी कल छुट्टी पर हो, याद रखना। जी, स्वरा ने जवाब दिया। अरे बेटा, ज़रा मंडप वाले शुक्ला जी को फ़ोन लगा दे, उनसे बात करके अरेंजमेंट कर देना है। धर्म की धर्म की पीछे से आवाज़ आई। उनकी आवाज़ सुन जानकी बोली, अच्छा बेटा, अब रखते हैं, तुम आराम करो। स्वरा ने हाँ में जवाब दिया। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, आरव ने कहा तो स्वरा ने फ़ोन कट कर दिया और बैग उठाकर बाहर जाने लगी। उसे जाता देख रमा चिढ़ते हुए बोली, अरे यार महारानी, अब कहाँ जा रही है? मटर गश्तियाँ करने? इतनी रात को घूमने जाने से शर्म नहीं आ रही है? नहीं आ रही है। आपके साथ रहते रहते मैं भी थोड़ी बहुत बेशर्म बन गई हूँ। स्वरा ने भी उसी टोन में जवाब दिया और निकल गई। देखा कैसी बातें कर रही है, रमा ने कहा तो धर्म बोले, कुछ कहा तुमने? उनकी बात सुन रमा चिढ़ गई और कमरे में चली गई। कार की बोनट पर स्वरा आलती पालती लगाकर बैठी थी। आरव कार से टिक कर खड़ा था। वहीं से एक चाय वाला अपनी साइकिल पर चाय बेच रहा था। उसे रोकते हुए स्वरा ने कहा, अरे चाय पिला दो चाचा। उसने चाय खरीदी और आरव को भी एक कप दे दिया। चाय वाला जाने लगा तो स्वरा रोकते हुए बोली, अरे अंकल जी, रुक जाओ, अभी और 10-15 कप लगा दूंगी। उसकी बात सुन आरव और चाय वाला उसे देखने लगा। इतनी चाय पीकर मिलता क्या है? आरव ने कहा तो स्वरा बोली, सुकून। जिस प्रॉब्लम में आपने फंसाया है उससे सुकून मुझे यही चाय देती है बस। अरे यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? फैमिली को तो हम सच बता नहीं सकते, अगर बता दिया तो बहुत बुरा होगा। पूरी फैमिली इस शादी से खुश है। उनसे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। आरव ने कहा तो स्वरा बोली, पापा भी बहुत खुश है शादी के नाम पे। मंडप वालों से लेकर केटरिंग वालों तक बुक कर दिए हैं पापा ने। रिश्तेदारों की लिस्ट भी तैयार कर चुके हैं पापा। मैंने पापा को पहली बार इतना खुश देखा है। मैं सच बोल के उनके चेहरे पर वो खुशी नहीं छीन सकती। देखो बच्चा लोग, हम तुमसे बड़े हैं, हमें समस्या बताओ, हम उपाय बताते हैं। पसंद आया तो ठीक, वरना तो जो करना है कर लो। चाय वालों ने कहा तो स्वरा और आरव एक दूसरे को देखने लगे। तो स्वरा से आरव ने इशारों में पूछा। बदले में आरव ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर उन दोनों ने चाय वालों को सब बता दिया। हम तो ये बात है, हाँ यही बात है, और अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। स्वरा ने मायूस होते हुए कहा तो चाय वाला झट से बोला, शादी कर लो दोनों। दोनों ने साथ में कहा और चाय वालों को देखने लगे। देखो बेटा, जिंदगी में कभी न कभी तो तुम दोनों को शादी करनी है, और अब जो रायता फैला है उसे समेटना भी है। तुम लोग अपने परिवार को सच नहीं बता सकते। पूरी बातों का हिसाब करके देखो तो तुम दोनों के पास शादी के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। वैसे भी दोनों एक दूसरे को जानते हो, तो शादी करने में समस्या नहीं है। कर लो शादी और चाय पियो और शांति से सोचो, हमें घर जाना है। राम राम कहते हुए चाय वाला उनके सामने से चाय लेकर निकल गया। स्वरा ने कप उठाया और होठों से लगाया। कुछ पल की खामोशी के बाद स्वरा उठ खड़ी हुई। क्या सोचा है? आरव ने पूछा तो स्वरा बोली, मैं चाय वाले से सहमत हूँ, क्योंकि सच यही है कि पापा को सच नहीं बता सकती। अगर इसके अलावा कोई और प्लान है तो बोलिए, वरना कर लीजिए मुझसे शादी। शादी के लिए तैयार हूँ मैं।
क्योंकि सच अगर पता चला तो घर पे जो हाल होगा वो सबसे बदतर होगा। आरव ने कहा तो स्वरा बोली, क्यों? मिस्टर आरव राय को क्या चप्पलें पड़ेंगी? हाँ ना, आरव ने सपनों से बाहर आते हुए कहा। उसकी घबराहट देख स्वरा हंसने लगी और आरव उसकी हंसी में कहीं गुम हो गया। आरव के सामने खड़ी स्वरा कमर पर हाथ रखकर बोली, शादी के बाद मुझे जॉब से तो नहीं निकालोगे ना? उसकी बात सुन आरव मुस्कुराते हुए बोला, वो तुम्हारी मर्जी है, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा। उनकी बात पर हाँ में सिर हिलाते हुए स्वरा बोली, ओके बट लिसन वन थिंग, मैं मेरी सैलरी ज़रूर लूंगी। ये नहीं कि घर की कंपनी है तो सैलरी नहीं देंगे, ये नहीं चलेगा। उसकी बात सुनकर आरव हाँ में सर हिलाते हुए हंसने लगा। उसे लगा जैसे वो स्वरा वापस आ गई है जिसमें कूट कूट के बचपना और मासूमियत भरी है। और एक बात, मेरी पूरी सैलरी पापा के पास जाएगी, मेरा खर्चा आप ही उठाएंगे। अब इतनी बड़ी कंपनी के मालिक की बीवी बनने का थोड़ा तो फायदा हो। स्वरा सोचते हुए बोली। उसकी बातें सुन आरव बोला, बस लाइफ तुम्हारी है, तुम्हें जो भी करना हो करना, अभी घर चलो। हाँ, स्वरा ने कहा तो आरव और स्वरा दोनों कार में बैठ गए। स्वरा को घर छोड़ आरव जाने लगा तो स्वरा बोली, सर घर नहीं आएंगे? नहीं, अब सीधे कल आऊंगा कहकर मुस्कुराते हुए आरव चला गया। घर में घुसते ही रमा स्वरा पर बरसते हुए बोली, अरे कल मुही, अपनी नहीं तो हमारी इज्जत का तो ख्याल कर। कल ही तेरे आशिक का बाप यहाँ तेरा रिश्ता लेकर आया है। पूरे मोहल्ले को तेरी शादी के बारे में पता है। ऐसे किसी गैर मर्द के साथ इतनी रात में घूमते हुए शर्म नहीं आ रही है? बोला ना शर्म नहीं आती? आपको देख मैं भी बेशर्म हो गई हूँ, और अपने होने वाले पति के साथ घूमने में कौन सी शर्म भला? स्वरा ने कहा तो धर्म बोले, बेटा दामाद जी आए थे। जी पापा, वही मुझे घर तक छोड़ गए हैं, स्वरा ने शालीनता के साथ जवाब दिया। तो वो बोले, अरे दामाद जी को अंदर क्यों नहीं लाई, हम मिल लेते हैं उनसे। उन्होंने कहा तो वो सीधा कल ही आएंगे, स्वरा ने जवाब दिया। तो धर्म ने सिर हिलाया और स्वरा अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह आरव, बेटा उठ जा, कैसा लड़का है ये, आज के दिन तो जल्दी से उठ जाता। अरे बेटा उठना, चल बेटा, स्वरा के घर भी तो जाना है 10 बजे। जानकी आरव को उठाते हुए बोल रही थी। स्वरा नाम सुनते ही सोए आरव के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो नींद में ही बोला, स्वरा प्लीज कुछ देर और सोने दो। स्वरा तुम बहुत अच्छी हो, स्वरा आई लव यू। वो अपनी लाइन खत्म कर पाता इससे पहले ही शिल्पी उसके कानों में जोर से चिल्लाई, भैया। हड़बड़ाते हुए उठ बैठा आरव। जैसे ही उसका ध्यान शिल्पी पर गया वो उसको पकड़ने के लिए उसकी तरफ लपका, पर शिल्पी भाग गई। रुक जा चुड़ैल, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, कहते हुए आरव उसके पीछे भागा। आगे आगे शिल्पी और पीछे पीछे आरव। पूरा पूरा सीन टॉम एंड जेरी वाला लग रहा था। उन दोनों की हंसने की, भागते हुए एक दूसरे को दिए जाने वाली धमकियों की आवाज़ पूरे बंगले में गूंज रही थी। उनकी आवाज़ से सब हॉल में जमा हो गए थे और उनकी बचपना देख सब हंस रहे थे। कुछ देर यूं ही चला, फिर उमेश बोले, बस बस बहुत हुआ, 8 बज रहे हैं, हमें समधी जी के यहाँ ठीक 10 बजे पहुँचना है, तैयार रहो सब, कहकर वो चले गए। बाकी सब भी तैयार होने चले गए थे। सबकी तैयारी हो जाने के बाद स्वरा के घर जाने के लिए सब निकल गए। सुबह से ही रमा भुनभुनाए जा रही थी, पर जब कुछ एक दो मेहमान घर आए तो रमा ने चुप रहना ही बेहतर समझा। बुआ, उनके पति और 2 बेटियां आई थीं। वहीं स्वरा की माँ के भाई बहन यानी स्वरा के मामा और मासी और उनका परिवार भी आया था। सब अपने कामों में लग गए थे। धर्म अपनी व्हीलचेयर पर बैठे हुए हर एक काम को देख रहे थे। अपने दरवाजे से टिकी खड़ी स्वरा अपने पिता के नम आंखों को देख रही थी। तभी धर्म की नजर उस पर पड़ी। वो बोले, अरे स्वरा बेटा, यहाँ क्यों खड़ी हो, जाओ जाकर तैयार हो जाओ। वो लोग घर से निकल चुके हैं बेटा, आप भी तैयार नहीं हुए ना पापा, स्वरा ने कहा। तो वो बोले, मैं जाकर तैयार हो जाता हूँ, तुम भी जाओ, कहकर वो अपने रूम की तरफ चले गए। अपने रूम जाकर स्वरा तैयार होने लगी। उसके कमरे में उसकी बहन आई और उसकी मदद करने लगी। आधे घंटे बाद घर के आगे 4 गाड़ियां आकर रुकीं। 3 गाड़ियों से आरव और उसके परिवार वाले दोस्त निकले। चौथी गाड़ी से उनके कुछ रिश्तेदार निकले। धर्म और बाकी सबने उनका स्वागत किया। स्वरा की छोटी बहन फोन हाथ में लिए साइड में खड़ी थी। उसके फोन पर कॉल शुरू था स्वरा का। जैसे ही आरव धर्म के सामने आया, उमेश आरव के कंधे पर हाथ रखकर बोले, आरव ये स्वरा के पिता हैं, समधी जी ये आरव है। उसको देख आरव झुका उनको देख आरव झुका और धर्म के पैर पड़ने लगा तो धर्म उसे रोकते हुए बोले, अरे अरे
आप हमारे दामाद हैं, दामाद ऐसे पैर नहीं छूते। आरव उनकी बात सुनकर हल्का मुस्कुराया और बोला, माफ़ करिए, पर मैं यहाँ आपका दामाद बनने नहीं आया हूँ। उनकी बात सुनकर सब उसे देखने लगे। कमरे में खड़ी स्वरा ने जब आरव की बात सुनी, उसकी धड़कनें ही रुक गईं। उसे लगा जैसे आरव सच बता देगा और फिर धर्म टूट जाएंगे। पर तभी आरव ने अपनी बात पूरी की और कहा, मैं तो यहाँ आपका बेटा बनने आया हूँ और बेटे का ये हक होता है कि वो अपने पिता के चरण छुए, आशीर्वाद दीजिए। कहते हुए आरव ने अपना हाथ धर्म के बेजान पैरों से लगा लिया।